छत्तीसगढ़ में सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन सौम्या की फाइलें आज भी बंद नहीं हुई है। यहाँ पर सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज हम एक सुपर सीएम के उदय, उसके निजी जीवन के रहस्यों, उसकी शादी, उसके परिवार के मोह और उसके पतन की वो परतें खोलेंगे जो अब तक सरकारी फाइलों में दबी हुई थी। एक शिक्षक की बेटी की संपत्ति में 1800% का उछाल। जैसे कि के श्रीवास्तव ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि 72 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा उसने हवाला किया है सौम्या चौरसिया के डायरेक्शंस पे। ये वही के श्रीवास्तव है जो कथित तौर पर भूपेश बघेल के लिए विशेष यज्ञ करते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे में कहा जाता है कि सौम्या चौरसिया की हाँ के बिना कई मामलों में पत्ता भी नहीं हिलता। कहा जाता है कि जब भी उन पर कोई बड़ी मुसीबत आती, वे घंटों तक विशेष अनुष्ठान और शत्रु नाशनी पूजा करवाती थी। क्या सौम्या चौरसिया वाकई मास्टरमाइंड थी या सिर्फ एक बलि का बकरा? कोयले का रंग काला होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी काले कोयले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में सफेद पोशों के चेहरों पर ऐसी कालीख पोती कि आज तक दिल्ली से रायपुर तक सब उसे साफ करने में लगे हैं। आज कहानी उस महिला की जो कभी किसी चुनाव में खड़ी नहीं हुई, जिसे किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन 4 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता का स्टीयरिंग व्हील उसी के हाथ में था। लोग उसे मैडम कहते थे, अफसर उसे बॉस कहते थे और विरोधी उसे सुपर सीएम। नाम सौम्या चौरसिया। आज हम किसी छोटे मोटे घोटाले की बात नहीं करेंगे। आज हम एक सुपर सीएम के उदय, उसके निजी जीवन के रहस्यों, उसकी शादी, उसके परिवार के मोह और उसके पतन की वो परतें खोलेंगे जो अब तक सरकारी फाइलों में दबी हुई थी। आज की दास्तान 2015 की एक दोपहर से शुरू होगी और 2026 की उस जेल की कोठरी पर खत्म होगी। तो बैठिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा और बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। यहाँ पर सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। भिलाई के जुनवानी में सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के निवास पर सुबह 8 बजे आयकर विभाग की टीम फिर से पहुंचेगी। ये जानकारी खुद सौम्या चौरसिया ने मीडिया को दी है। इस अनसुनी कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हमेशा के लिए द लोक रस के जोरदार डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुरीद हो जाएंगे। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक बारकोड नजर आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए और सहयोग करिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कोरबा के एक बेहद साधारण घर से। सौम्या का जन्म छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बेहद साधारण शिक्षक के परिवार में हुआ। पिता मास्टर जी थे, घर में अनुशासन था, लेकिन सौम्या की आंखों में कुछ और ही था। उन्होंने अपनी मेहनत से राज्य सेवा परीक्षा पास की और 2005 में लेखा अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसके बाद वे डिप्टी कलेक्टर बनी। यही उनकी मुलाकात हुई ही सौरभ चौरसिया से। शादी हुई, परिवार बसा, 2 बच्चे हुए, लेकिन सौम्या उन अफसरों में से नहीं थी जो सुबह 10 से
5 की नौकरी करके घर लौट आए। उनके भीतर एक कैलकुलेटिव दिमाग था। वे निजी तौर पर बहुत कोल्ड थी, कम बोलना लेकिन सीधे निशाने पर बोलना। उनके पति सौरभ हमेशा लो प्रोफाइल रहे, मानो उन्हें पता था कि घर की असली कमान किसके हाथ में है। सौम्या ने अपनी निजी जीवन और पेशेवर जीवन के बीच चीन की दीवार खड़ी कर रखी थी ताकि कोई भी उनके घर के भीतर झांक ना सके। खैर, ये सब तो ठीक था। अब आइए उस मोड़ पर जहां से इतिहास बदला। साल 2015, पाटन का एसडीएम दफ्तर और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, जो किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। सड़क जाम थी, सामने खड़ी थी एसडीएम सौम्या चौरसिया। उस दिन भूपेश बघेल ने सोचा होगा कि ये महिला अधिकारी डर जाएगी, लेकिन सौम्या ने आंखों में आंखें डालकर बात की। उन्होंने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया और बघेल साहब के समर्थकों को खदेड़ दिया। उस दिन दोनों के बीच जो तीखी बहस हुई उसने पूरे राज्य में सुर्खियां बटोरी। सौम्या ने उस दिन अपनी टीम से कहा भी था कि कलेक्टर बनकर इसी दुर्ग जिले में लौटूंगी और इन नेताओं को इनकी औकात बताऊंगी। पर कहते हैं ना कि जो आपको चुनौती दे वही आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। सौम्या ने उस दिन बघेल को नियम सिखाए थे और बघेल ने उसी दिन तय कर लिया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो ये नियमों की उस्ताद मेरे पाले में होनी चाहिए। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। सबको लगा सौम्या को लूप लाइन में भेजा जाएगा, लेकिन सरकार बनने के महज 72 घंटों के भीतर सौम्या चौरसिया को मुख्यमंत्री सचिवालय यानी सीएमओ के उप सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जो कल तक विलेन थी वो आज मुख्यमंत्री की आंख और कान बन गई। इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल यू टर्न। फिर सौम्या चौरसिया का रसूख ऐसा बढ़ा कि उन्हें लेडी अमन सिंह कहा जाने लगा। सौम्या चौरसिया सिर्फ एक अधिकारी नहीं रह गई, वो एक सिस्टम बन चुकी थी। रायपुर में चर्चा आम थी कि अगर आपको ट्रांसफर रुकवाना है तो मंत्री के पास मत जाइए, मैडम के बंगले के बाहर अर्जी लगाइए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोग उन्हें लेडी अमन सिंह कहने लगे। अमन सिंह यानी रमन सिंह के वो खास अफसर जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन सौम्या ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब वे सीएमओ पहुंची तो उन्होंने एक खास नेटवर्क बनाया जिसमें माइनिंग, एक्सरसाइज, पुलिस जैसे और भी कई विभागों में उनका एक वफादार कनिष्ठ अधिकारी बैठता था जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करता था। रायपुर के मंत्रालय में सन्नाटा रहता था, लेकिन सौम्या के बंगले पर रात 2 बजे तक फाइलें निपटती थी, जिसे कहा जाता था मिडनाइट सचिवालय। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी व्हाट्सएप पर उन्हें मैम लिखकर रिपोर्ट भेजते थे। आयकर विभाग की चार्जशीट का पेज 835 गवाह है कि तबादले, पोस्टिंग और ठेके सब कुछ एक महिला के अंगूठे के नीचे थे। सौम्या चौरसिया को अगर एक टूक देखे तो एक तरफ सादगी नजर आता है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के बेनामी ट्रांजैक्शंस। यही वह विरोधाभास है जो उन्हें एक रहस्यमयी चरित्र बनाता है। वह कभी भी महंगी ज्वेलरी या भड़कीले कपड़ों में नहीं देखी गई। उनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा छलावा था, जिससे वह लोगों का भरोसा जीतती थी। रायपुर के उनके बंगले में एक भव्य मंदिर था। कहा जाता है कि जब भी उन पर कोई बड़ी मुसीबत आती, वे घंटों तक विशेष अनुष्ठान और शत्रु नाशनी पूजा करवाती थी। सत्ता के शीर्ष पर बैठे कई लोगों की तरह
उन्हें भी ये विश्वास हो गया था कि कोई अलौकिक शक्ति उन्हें बचा रही है। बहरहाल अब आइए उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने छत्तीसगढ़ की हवाओं में कोयले की कालीख घोल दी थी, कोयला लेवी घोटाला। इस घोटाले का गणित बड़ा सिंपल था। छत्तीसगढ़ में कोयले का हर ट्रक 25 रुपए की प्राइवेट टैक्स चुकाएगा, तब आगे बढ़ेगा। ईडी का आरोप है कि ये 25 रुपए का छोटा सिक्का देखते देखते 540 करोड़ का पहाड़ बन गया। इस सिंडिकेट का चेहरा था सूर्यकांत तिवारी, लेकिन दिमाग था सौम्या चौरसिया का। यह पैसा कैश में आता था और जाता कहां था? यही आता है सौम्या का अपने भाई प्रतीक चौरसिया के प्रति अंधा मोह। प्रतीक के नाम पर भिलाई और दुर्ग में जमीनों का ऐसा जाल बुना गया कि आप नक्शा देखते रह जाएंगे। 45 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां। एक शिक्षक की बेटी की संपत्ति में 1800% का उछाल। साहब, ये इतना मुनाफा तो शायद अलादीन के चिराग से भी नहीं निकलता। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार हुई। करीब 2.5 साल जेल में रहने के बाद मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन शर्त यह थी कि वे छत्तीसगढ़ में कदम नहीं रखेंगी। सौम्या बेंगलुरु चली गई और वहां वे निर्वासन में रह रही थी। हर हफ्ते थाने में हाजिरी देती थी। लगा कि कहानी अब खत्म हो रही है या फिर हो जाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा था। जांच एजेंसियां उनके फोन के क्लाउड डेटा और तांत्रिक के श्रीवास्तव के बयानों को खंगाल रही थी। ये वही के श्रीवास्तव है जो कथित तौर पर भूपेश बघेल के लिए विशेष यज्ञ करते थे। ईडी का दावा है कि इस तांत्रिक ने कबूल किया है कि सौम्या के कहने पर करोड़ों का कैश हैंडल किया गया। इधर बेंगलोर में सौम्या सादगी से रह रही थी और उधर रायपुर में उनके खिलाफ शराब घोटाले यानी लीकर स्कैम की नई फाइल खुल रही थी। तारीख नोट कर लीजिए, 16 दिसंबर 2025। ईडी ने सौम्या को पूछताछ के लिए रायपुर बुला लिया। वे बेंगलोर से आई और उन्हें लगा कि केवल एक पूछताछ होगा और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगी, लेकिन शाम 5:30 बजे ईडी ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप है 3200 करोड़ का शराब घोटाला। ईडी का कहना है कि पप्पू बंसल और निखिल चंद्राकर जैसे और भी किरदार के जरिए सौम्या ने सिंडिकेट चलाया। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया इसे एवरग्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, यानी एक केस में जमानत मिले तो दूसरे में फंसा दो, ऐसा उनका कहना है। अक्टूबर 2025 में ईओडब्ल्यू ने उन्हें उनके खिलाफ 8000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 8000 पन्ने, जिसमें उनकी आय 1800% से ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा है। आज जनवरी 2026 है और सौम्या चौरसिया वापस रायपुर जेल की उसी तन्हाई में है जहां से वो कुछ महीने पहले ही बड़ी मशक्कत से निकली थी। खैर, सौम्या चौरसिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई लोक सेवक खुद को लोक के ऊपर समझने लगता है तो कानून की चक्की उसे बहुत बारीक पीसती है। बेंगलोर की वो नकली आज़ादी और रायपुर की ये असली जेल, इनके बीच का सफ़र सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बल्कि एक टूटे हुए अहंकार की दास्तान है। साहब, छत्तीसगढ़ में सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन सौम्या की फाइलें आज भी बंद नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सौम्या चौरसिया वाकई मास्टरमाइंड थी या सिर्फ एक बलि का बकरा? क्या 2026 में उन्हें कोई राहत मिलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं था मनीष और आप द लोक रस देख रहे थे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर उसे शेयर करिए और ये जो किस्से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें भी क्लिक करिए और सुनिए और बताइए। धन्यवाद।